So now this is the time to discuss about Keshwanand Bharati case and many other cases that are pertaining to basic structure doctrine. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a series of M. Lakshmikant in which we discuss every chapter in great depth. So this is the continuation of our earlier video related to basic structure doctrine, and we are discussing every case bit by bit in great depth to understand basic structure doctrine along with its evolution in a very easy way. So now let's get started off with the remaining topic from the earlier video. So let's get started. So guys, in this chapter we had already discussed about Shankari Prasad case, Sajjan Singh case and Golak Nath's case. So let me give you a quick revision for that. For the Shankari Prasad case we discussed कि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में था, और उस केस में हमने ये देखा कि जुडिशरी ने ये बोला था कि जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, इट इज इन द एब्सोल्यूट फॉर्म। दैट मीन्स वो उसी सेम क्राइटेरिया से जो फंडामेंटल राइट्स है उसे भी चेंज कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। देन सज्जन सिंह केस आता है 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट सेम स्टांस रखती है कि बिल्कुल जो लेजिस्लेटिव है या जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर है कि जैसे वो नॉर्मली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इन द सेम वे दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है गोलकनाथ केस, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, जो हमारी जुडिशरी है वो ये अपहेल्ड करती है कि जो पार्लियामेंट है वो जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें चेंज नहीं कर सकती बिकॉज दे आर सैक्रोसेंट इन अ वे। और फिर फाइनली जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर वो ये बोलती है कि जो हम लोग चेंजेस लाते हैं, अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले आते हैं ताकि फंडामेंटल राइट को हम चेंज कर सकें या उस पर अमेंडमेंट कर सके, वो लॉ के प्रोविजन में ही नहीं आती। क्योंकि आपको याद है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स उसमें पहले शुरू में स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, फिर लॉ की डेफिनेशन लिखी है कि हम पूरे फंडामेंटल राइट्स में जो लॉ डिस्कस करेंगे वो क्या होगा और पूरे फंडामेंटल राइट्स में जो हम स्टेट डिस्कस करेंगे वो क्या होगा। तो वो यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेटिव है वो ये बोल देती है कि वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मतलब जो हम अमेंडमेंट ला रहे हैं फॉर फंडामेंटल राइट्स वो लॉ के अंदर ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट नहीं दे सकते, आप उसे एनालाइज कर ही नहीं सकते हो। ये था अभी तक का स्टांस या अभी तक की टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। फिर आता है केशवानंद भारती केस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आई कैन से, एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस एंड upheld the validity of 24th amendment act and stated parliament is empowered to abridge or take away any of fundamental right। क्योंकि वहां पे क्या बोला था, जो गोलकनाथ केस था, कि जो पार्लियामेंट है उनके पास राइट ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या बोलती है जो सुप्रीम कोर्ट है कि जो हमने गोलकनाथ केस में बोला था वो एक्चुअली गलत है, या उसको हम सुपरसीड करते हैं, और अब हम क्या बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर है, वो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लेके आ सकती है, बट at the same time laid down a new doctrine of basic structure of constitution। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, या हम लोग बोले इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पे साथ के साथ जो जुडिशरी है वो ये बोलती है बिल्कुल जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, बट कंडीशन है, जिसे वो हो जाता है ना कि डिस्काउंट ऑफर है कि इतना डिस्काउंट मिलेगा बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पे भी था बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डजंट एनेबल इट टू अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट उनके पास वो पावर नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे ही वो चेंज कर दे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एक तरह से पहले जो हमारी जुडिशरी थी उन्होंने ये बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को छेड़ नहीं सकते हो, मतलब फंडामेंटल राइट्स की आप वायलेशन नहीं कर सकते हो अमेंडमेंट लाके। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा प्रोविजन ही है, क्योंकि पहले जो जुडिशरी थी वो फंडामेंटल राइट तक ही एक तरह से अपने आप को रोक के रखी हुई थी कि हम फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ब्रिज नहीं करने देंगे। पर फिर क्या होता है, लेजिस्लेटिव बोलते हैं नहीं नहीं, हम ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे दायरे में ही नहीं है जो हम अब एब्रिजमेंट कर रहे हैं या जो हम चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जुडिशरी ने अपना हॉरिजन ही वाइडन अप कर लिया। उन्होंने बोला तुम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो, हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बेसिक वैल्यूज है, जो भी बेसिक इथोस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ही तुम चेंज नहीं कर सकते हो अमेंडमेंट लाके।
आप बात समझ रहे हो, पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक वो अपने आप को रोके हुए थे, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से उन्होंने पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ले लिया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसे वायलेट करे। अब देखो कौन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्या है सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डेफिनेटली उसके ऊपर उसको इंटरप्रिटेट करना, और जब वो उसको इंटरप्रिटेट कर रही है जो हमारी जुडिशरी है, तो वही बताएगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि ये जो गुगली डाली थी वो बाउंस बैक कर गई, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जुडिशरी थी उन्होंने अपना हॉरिजन वाइडन अप करके बोल दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे ही आपको वायलेट नहीं करना। फिर बात आती है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो है जो जुडिशरी टाइम बाय टाइम इवॉल्व करती चली जाएगी, राइट। तो ये यहाँ से जो केशवानंद भारती केस है यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब आप समझ रहे होंगे, पहले मैंने आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करते हैं बट कहीं ना कहीं हम शायद ये लूज आउट कर जाते हैं कि उसका हम जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पावर कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहली बात, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो हम बोल रहे थे वो आर्टिकल 13 से वो लेते हैं, एंड देन जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं वो आ रही है केशवानंद भारती केस में। फिर आता है इंदिरा नेहरू गांधी केस। अब यहाँ पे क्या हो रहा था इंदिरा नेहरू गांधी केस में, आपने इमरजेंसी वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में से, अगर नहीं पढ़ा है देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज वो देखें, तो आपको इमरजेंसी का बैकग्राउंड सब कुछ अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर उसका बैकग्राउंड नहीं पता तो वो हाफ सेंस मेकअप करेगा आपके लिए, बट अगर आपको बैकग्राउंड पता है तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में आ जाता है या मूवी की फॉर्म में आ जाता है, तो हमें वो समझना और याद रखना ईजी हो जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर नहीं देखा है देन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, और वैसे भी वो आपके आई बटन पे आपको मिल रहा होगा। देन इंदिरा नेहरू केस में 1971 में सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है आप उसे किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते या उसे वायलेट नहीं कर सकते हो। In this case, Supreme Court invalidated provisions of 39th Amendment Act 1975, which kept election disputes involving PM and Speaker of Lok Sabha outside jurisdiction of all courts. क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने वो इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है, कि वहाँ पे जो इंदिरा गांधी थे उनकी जो इलेक्शन थी एज अ पीएम, उसी को ही इनवैलिडेट करार दिया गया था। तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अगर जुडिशरी कुछ भी करती है तो लेजिस्लेटिव उसका आंसर देने के लिए खड़ी हो जाती है कि हम लॉ मेकअप कर सकते हैं, चलो लॉ ही बना देते हैं। तो वो लॉ लेके आते हैं या अमेंडमेंट लेके आते हैं, और वो ये बोलते हैं कि जो पीएम है, स्पीकर ऑफ हाउस है, उनकी इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, कोर्ट उस पर कोई वर्डिक्ट ही नहीं दे सकता। ये क्यों किया? क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी ऐसा बोल दिया था कि जो इंदिरा गांधी की एज अ पीएम जो इलेक्शन है वही गलत है, मतलब जो वो इलेक्ट होके आई हैं वो इलेक्शन के ऊपर ही सवाल हो गया था, उनकी कैंडिडेचर पे ही सवाल हो गया था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई तुम सवाल ही नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट फिर से रीअफर्म करता है उसको इनवैलिडेट करके कि भाई तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो पावर है कि हम देखें कि जो लॉ मेकअप हुआ है वो वैलिड है या नहीं है, वो पावर हमारी कहीं भी आप रोक नहीं सकते हो। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही देख सकते हैं कि वो आपने जो लॉ मेकअप किया वो सही है या नहीं। दैट मीन्स जो आप ये सोच रहे हो, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हो 39th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली आप ये बोल रहे हो कि पीएम और स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है इन दोनों की इलेक्शन के ऊपर सवाल नहीं उठ सकते या इन्हें रिव्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल हम रिव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से इंदिरा नेहरू गांधी केस में इसे रीअफर्म किया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो हॉरिजन है वो बहुत वाइड है, उसे कहीं भी आप ब्रिज नहीं कर सकते हो। ये है इंदिरा नेहरू गांधी केस। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था 9th जो हमारे पास शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली 9th शेड्यूल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 1951 का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो इनवैलिडेट कर दिया गया था। मतलब ऐसा बोला गया था क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब इवॉल्व हुई थी? केशवानंद भारती केस में। और आपको अगर याद हो 9th शेड्यूल में मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी लॉज पुट अप किए जाएंगे अंडर 9th शेड्यूल वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगे, मतलब उसके वो कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट उस पर अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकता। बट केशवानंद भारती केस में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व हुई तो तब ये स्टांस लिया गया कि क्योंकि वो इवॉल्व हुई थी 1973 में, तो 1973 के बाद अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ मेकअप होता है, कोई भी लॉ पुटअप करती है हमारी गवर्नमेंट मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव है, तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं।
जो 1973 से पहले के हैं, हाँ उनके ऊपर वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा है कि 1973 से पहले के भी ले। बट 1973 में जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई या इन्वेंट हुई, तो उसके बाद जो भी लॉज मेकअप करोगे वो सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएंगे। तो ये है केशवानंद भारती केस, ये है इंदिरा नेहरू केस। देन आता है मिनर्वा मिल केस, और इस केस में क्या होता है, पार्लियामेंट रिएक्टेड बाय इनेक्टेड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973, दैट मींस ड्यूरिंग इमरजेंसी, और दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे ही जुडिशरी अपनी पावर दिखाएगी तो लेजिस्लेटिव बोलता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पावर है तो मैं अब लॉ मेकअप करता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, मिनर्वा मिल केस में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंदिरा नेहरू केस में इंदिरा नेहरू गांधी केस में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर जो हमारी पावर है एनालाइज करने की वो हमारे पास फुल ऑन है, मतलब आप उसे ब्रिज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है और वो ये बोलती है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अनक्वेश्चनेबल है, आप उसको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी उसे एनालाइज नहीं कर सकते, इवन इन केस वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में तब भी नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इनवैलिडेटेड इट एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप ये कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू की हमारे पास पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आती है, वो हमारे जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर आती है, तो इसलिए आप हमारे से जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं ले सकते। तो ये है मिनर्वा मिल केस, जिसमें फिर से जुडिशरी जो लॉ मेकअप किया जा रहा है या जो हम लोग बोले अमेंडमेंट लेके आई जा रही है बाय द पार्लियामेंट, उसको इनवैलिडेट कर देती है। तो ये है मिनर्वा मिल केस। और फिर आता है वमन राव केस। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट adhere to doctrine of basic structure and further clarified that it should apply to constitutional amendment enacted after April 24, 1973। दैट मीन्स जो केशवानंद भारती केस के बाद, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जो केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी आप अमेंडमेंट्स लेके आओगे उन सब के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो इफेक्ट है, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो रहेगी। अगर आप उससे पहले की बात करो तो डेफिनेटली वहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है वो उन चीज़ों को नहीं छेड़ती है। बट उसके बाद जो भी आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, आप मतलब पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट लेके आ रही है और जो भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रखा जाएगा। ये है वमन राव केस। और ये वमन राव केस एक्चुअली था किस लिए, जो वही मैं आपको बताई थी 9th शेड्यूल में जो ऐड किए जा रहे थे लॉज, उनके लिए कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज 1973 के पहले इंट्रोड्यूस किए गए हम उन्हें तो नहीं छेड़ेंगे, हम उन्हें तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं ला रहे, बट उसके बाद जो भी होंगे हम उनको बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यह है वमन राव केस 1980। तो आई होप नाउ यू आर इन कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो एक बार रिवाइज करते हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड द लास्ट थिंग, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने शंकरी प्रसाद केस देखा, जिसमें हमने देखा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में था, और इसके अंदर जो जुडिशरी थी उसने ये बोला जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो इस तरीके से है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। सज्जन सिंह केस में सेम वही चीज आती है, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में था। गोलकनाथ केस में वो ये बोलते हैं नहीं नहीं तुम फंडामेंटल राइट को बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकते हो। फिर उसके केस जब ऐसा बोलती है जुडिशरी तो फिर पार्लियामेंट लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर केशवानंद भारती केस में जो जुडिशरी है वो ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, आप फंडामेंटल राइट को बिल्कुल अमेंड कर सकते हो, हम मानते हैं तुम कर सकते हो, बट याद रखना कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो निकल के आती है केशवानंद भारती केस में। तो इंदिरा नेहरू केस में भी सेम वही चीज होती है कि इंदिरा गांधी भी ये ट्राई करते हैं वो लोग, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो कैंडिडेचर था तो उसके ऊपर चैलेंज कर देती है जुडिशरी, उसे एक तरह से बोल देती है कि वैसे तो वो वैलिड ही नहीं है। फिर उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट उसे स्टे देता है उस ऑर्डर को। तो वहाँ पे जो इंदिरा गांधी थे वो पार्लियामेंट जो थी वो लॉ लेके आती है, अमेंडमेंट लेके आती है। इसके अकॉर्डिंगली जो जुडिशरी है या कोर्ट में हम बोल लें तो कोर्ट में
कैंडिडेचर ऑफ पीएम या स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ सकता। फिर उसे सेम वही चीज़ आ जाती है, यहाँ पे फिर से जो हमारी जुडिशरी है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। क्यों करती है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू की पावर। फिर आता है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में पार्लियामेंट ये बोलती है कि हमारे पास जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो एब्सोल्यूट है एक तरह से, तो आप उसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, इवन अगर वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में भी है। बट सुप्रीम कोर्ट फिर से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं और ये बोलते हैं कि जो हमारे पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप वो हमसे नहीं ले सकते हो। फिर आता है वमन राव के, जिसमें फिर वही बात आ जाती है कि जो 9th शेड्यूल में चीजें पुटअप की गई थी क्या वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है या नहीं। तो यहाँ पे फिर वही सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है 1973 में, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने इंट्रोड्यूस की थी या इसके बारे में बात हुई थी, तो इसलिए 1973 के बाद जो भी आप ऐड करोगे 9th शेड्यूल में वो सब चैलेंजेबल है इन कोर्ट और हम उन सब के ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, बट उससे पहले हम नहीं ले सकते। तो ये है सारे केसेस जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अब आती है बात कि फिलहाल अगर हम एलिमेंट्स की बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, वो क्या है। आई होप अब आपको बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। So now is the time to move toward it. So present position is that Parliament under Article 368 can amend any part of Constitution including fundamental rights but without affecting basic structure of Constitution. I hope ये अब आपको बिल्कुल डैम क्लियर होगा कि पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 वो चेंजेस या अमेंडमेंट ला सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इवन फंडामेंटल राइट्स में भी, बट वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वायलेट ना करे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है क्या वो? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी विल बी क्लैरिफाइंग केस बाय केस। अगर सपोज इन केस ऐसा होता है, अब ये ऐसा क्यों है केस बाय केस? क्योंकि वो अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। अगर वो बोल दें कि ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर है, तो लॉ मेकअप किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा जो कि उस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बाहर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को वाइडन अप छोड़ा है कि हम केस बाय केस बेसिस पे चेकआउट करेंगे। अब फिर भी कुछ फैक्टर्स जो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में ज़रूर हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स हैं वहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो हमेशा प्रिवेल करेगा। सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब देखो कुछ फिर वही बात आती है, जब हमने प्रीएम्बल डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके वर्ड्स हमें प्रीएम्बल में मिलते हैं, बट प्रीएम्बल एज सच कोई सोर्स नहीं दे रहा है पावर का। सो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बट एनी हाउ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो टाइम बाय टाइम जो हमारी जुडिशरी है या केस बाय केस जो हमारी जुडिशरी है वो उसे चेकआउट करेगी या क्लैरिफाई करेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So by this I think you are well off with basic structure of constitution, जो कि हम बार बार डिस्कस करते हैं during our polity discussions. So I think now it's clear. At the end, let's quickly revise all those things once again. So first case was Shankari Prasad case, and I had reiterated on in multiple time that was against first Constitutional Amendment Act. And Supreme Court का कहना ये था कि जो पार्लियामेंट है उसकी पावर जो है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट। फिर सज्जन सिंह केस आता है, सेम थिंग यहाँ पे भी रिएटरेट की जाती है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो अमेंड नहीं किए जा सकते, बट फिर वहाँ पे पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं बिल्कुल आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को भी, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप छेड़ोगे नहीं। तो इंदिरा नेहरू केस में भी फिर जो पार्लियामेंट है वो लॉ इनेक्ट करती है, अमेंडमेंट लेके आती है कि जो पीएम का कैंडिडेचर है और जो स्पीकर है लोकसभा के उन दोनों के ऊपर कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, बट कोर्ट कहता बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है, तो हमसे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते। यहाँ पे फिर मिनर्वा मिल केस में फिर से वही चीज आती है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ इनेक्ट करती है कि अंडर आर्टिकल 368 जो हमारी पावर है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन वो एब्सोल्यूट है। इवन वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी होगा तो भी आप उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे, बट जुडिशरी बोलती है नहीं भाई जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो आप हमसे वो जो पावर है वो नहीं ले सकते। फिर आती है वमन राव केस, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो 9th शेड्यूल के अंदर जो भी आप चीजें पुटअप करोगे वो भी जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचेंगी।
जो 1973 में, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था वो इंक्लूड किया गया था, उससे पहले जो भी थे, जो भी लॉ मेकअप किए गए थे, हम उससे तो चैलेंज नहीं करेंगे। 1973 के बाद जो भी आप लॉ पुटअप करोगे 9th शेड्यूल में, वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे और उसे भी हम एनालाइज करेंगे एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये था वमन राव केस। फिर हमने देखे एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये जुडिशरी केस बाय केस बेसिस पे बताएगी। और प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अगर पार्लियामेंट चाहे वो लॉ मेकअप करके अमेंडमेंट लाके जो फंडामेंटल राइट है उसे भी अमेंड कर सकती है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड बाय दिस वी एंड अप आवर डिस्कशन ऑन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. So I hope now everything is clear for you. You are well off with the topic and you are well off with the related cases. And if in case you have any doubt, you can anytime just let me know by writing in the comment box below. I will love to see your comments over there, guys. And if you like the video, then do hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet. Along with that, guys, I do conduct a free masterclass over where I let you know how to go through UPSC effortlessly. So if you want to enroll for the same, just click on the link given in description below. So that was it for this particular video. I will love to see you all over there. We'll meet you all in the next video. Till then, bye bye, guys.